हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आप सबका बहुत ही वेलकम है आज के इस नए वीडियो में। इसके जो पहले वीडियो था हमारा, उसमें हमने हमारा पहला प्रोग्राम लिखा था जो कि सी प्रोग्रामिंग में था, और वो हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम था। जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने आपको कहा था कि मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा ये अभी जो हमने कोड लिखा है ये क्या होता है। तो आज का जो वीडियो होगा तुम लोगों का, उसमें मैं तुम सबको क्या बताने वाला हूँ, मैं तुमको वो बता देता हूँ। सबसे पहले हम सिंटेक्स के बारे में जानेंगे। जो सिंटेक्स हमने लिखा था पिछले वीडियो में, आज मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा तुम लोग को, यानी उसे कैसे लिखा था, ये सारी चीज़ें क्या होती है, stdio मेन, ये सब क्या होता है, सब एक्सप्लेन करूँगा। उसके बाद हम बात करेंगे हमारे वेरिएबल्स के बारे में, ठीक है, वेरिएबल के बारे में। और आज की वीडियो में वेरिएबल एंड डेटा टाइप्स के बारे में डिस्कस किया जाएगा। और मैं आपको और भी कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो कि प्रोग्रामिंग में तुमको ज़रूरी होती है करना, मैं तुम लोगों को वो भी समझाऊंगा, ठीक है। तो बस वीडियो में बैठे रहना हमारे साथ। और आज हम डाइव करने वाले हैं हमारे सी प्रोग्रामिंग के अंदर और डीपर। तुमको बेसिक टू एडवांस लेवल में लेके जाया जाएगा, ठीक है। तो आप हम धीरे धीरे करके से और डीप तक पढ़ते हैं। तो चलो हम पहले बात कर लेते हैं हमारा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, जो कि होता है तुम्हारा सिंटेक्स। आज हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सिंटेक्स को ब्रेक डाउन करेंगे कुछ पार्ट्स में, ठीक है, लाइन बाय लाइन ब्रेक करके पढ़ेंगे। तो जैसे कि पिछले बार वीडियो में हमने बात किया था इस प्रोग्राम के बारे में, हमने ये प्रोग्राम लिखा था हमारे VS कोड के अंदर। आज हम क्या करेंगे, इसे ब्रेक करेंगे। जिसको प्रोग्रामिंग नहीं आता उसके लिए मैं इस प्रोग्राम को ब्रेक करूंगा। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा लाइन नंबर 1 पे था हैश इंक्लूड stdio.h, यानी कि ये एक हेडर फाइल होता है या हेडर फाइल लाइब्रेरी होता है जो तुमको हेल्प करता है इनपुट एंड आउटपुट फंक्शन के साथ काम करने के लिए। जैसे कि तुम सच एज प्रिंटफ यूज़ करते हो। अभी हम जानेंगे प्रिंटफ क्या होता है इसके बारे में भी। तो हेडर फाइल जो है ना वो ऐड करता है तुम्हारे फंक्शनैलिटी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे। अगर तुम इसे इंक्लूड या इंपोर्ट नहीं करोगे ना, तुम्हारे प्रोग्राम में एरर आएगा या प्रॉब्लम आएगा। तो चलो इसे रियल लाइफ में चेक किया जाए। अब हम क्या करते हैं कि हमारा जो एक कोड लिख कर देखते हैं, ठीक है, हेलो वर्ल्ड का। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ तुम लोगों के लिए, मैं यहाँ पर लाइन बाय लाइन कोड लिखता हूँ। तो यहाँ पर पहले तो तुमको पता है हेडर फाइल इंक्लूड किया जाता है, तो हैश इंक्लूड। देखो मैं तुम लोग एक शॉर्टकट बताता हूँ। जब भी तो अगर इफ यू आर यूजिंग अ VS कोड, एज आई एम यूजिंग VS कोड राइट नाउ इन द प्रोग्राम और द सीरीज, अगर आप लोग मेरे साथ साथ और विजुअल स्टूडियो कोड का इस्तेमाल कर रहे हो, तो मैं आपको कुछ शॉर्टकट बता रहा हूँ VS कोड का जो आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी कुछ हैश लिखकर INCL लिखा, तो मुझे सजेशन में आ रहा है हैश इंक्लूड, या इंक्लूड आ रहा है प्री प्रोसेसर कीवर्ड, यानी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव भी बोला जाता है हेडर फाइल को। अगर देखो ये तुम्हारा 1 नंबर के लिए भी आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। व्हाट यू नो, व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, तुम उसे सिंपली हेडर फाइल भी बोल सकते हो। हेडर फाइल को प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव भी बोला जाता है, हेडर फाइल भी बोला जाता है, ठीक है। तो मैं एक बार क्या करता हूँ, मेरा TAB बटन होता है तुम्हारे कीबोर्ड पे, ठीक है, टैब बटन, एक बार क्लिक कर देना। तो वो हैश इंक्लूड मेरा ले लिया। अब मैं पेज देख के ये ओपन करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ stdi। देखो stdio.h भी सजेशन में आ गया मेरा। ये मेरा बिन फोल्डर, जैसे मैंने पिछले वीडियो में ऐड करवाया था आप लोगों से, वो बिन फोल्डर से ले रहा है। दोबारा टैब बटन दबा देते हैं। तो ये देखो पहले यहाँ पे एरर शो कर रहा था, कुछ एरर से लग रहा था। अब ये कंफर्म है, नहीं भैया बिल्कुल सही है, हेडर फाइल आ चुका है। चलो अब काम करना है, वो कंपाइलर रेडी है काम करने के लिए। देखो अगर तुम चाहो तो नोटपैड पे भी कोडिंग कर सकते हो, ठीक है। लेकिन देखो नोटपैड पे प्रॉब्लम है ना तुम्हारा कि मेरा हर चीज़ का एक अलग कलर है। आईडी का ही खासियत है, हर चीज़ का कलर होता है। वो नोटपैड में तो एज इट इज़ रहेगा। अगर कोई प्रॉब्लम है, कुछ एरर है, तो तुम समझ नहीं पाओगे उसे, ठीक है। और लेकिन मैं तुमको बताना चाहूँगा, अगर इफ तुमको एक हार्ड कोर प्रोग्रामर बनना है ना, मतलब बहुत तगड़े वाला बनना है, तो मैं तुम्हें सजेस्ट करूँगा कि पेन एंड पेपर पर भी कोड कर रहा हूँ।
ज़्यादा अच्छा रहेगा। यानी सिस्टम पे कोड करने से पहले एक बार उसे पेन एंड पेपर पे ट्राई करो, फिर जो पेन एंड पेपर पे जो कोड लिखा है तुम्हें उसे तुम रन करो, तुम्हें पता चलेगा तुम कहाँ कहाँ गलती कर रहे हो। ये एक सजेशन है मैं तुम्हें देना चाहूँगा, इसे ट्राई करना जरूर। इससे क्या है, तुम्हारा कोड लिखने का जो तरीका है वो बहुत ज़्यादा बढ़िया हो जाएगा, या तुम कहोगे तुम कोडिंग में तो बन जाओगे, फोड़ दोगे ब्रो, फोड़ दोगे। अब चलो आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, बहुत बेकार की बात हो गई। अब हमारा क्या होता है, मेन फंक्शन। हमने इंट मेन लिखा, तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर मैंने एम जैसी लिखा है ना, तो यहाँ पर MAIN यानी मेन जो है ना मेरा, वो कोड स्निपेट आ गया मेन फंक्शन का। यहाँ पे तुम देख सकते हो कोड स्निपेट फॉर मेन लिख रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, टैब बटन दबाऊंगा तो ये मेरा इंट मेन ऑटोमेटिकली ऐड कर देगा मेरे प्रोग्राम में। ठीक है, तो मैं इससे क्या करूँगा, ओके, जैसे तुम लोग देख सकते हो ना स्क्रीन पे, मेरा जो मेन फंक्शन है वो ऑटोमेटिकली आ गया। मैंने पूरा इंट मेन और सब नहीं लिखा, वो ऑटोमेटिक आया। तो इसे कोड स्निपेट बोला जाता है। ये तो है, कुछ स्निपेट तो तुम्हारे प्रोग्राम तुम्हारा VS कोड ही तुम्हें दे देता है। और अगर तुम खुद का ही स्निपेट बनाना चाहते हो किसी चीज़ का, तो यहाँ पे यूजर स्निपेट से जाकर तुम ऐड कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो सी का या बाकी सारा चीज़ का। ये देखो बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है यहाँ बहुत सारे ऑप्शन है, तो यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे या तो खुद का एक पर्सनल बना सकते हो। तो मैं इस अभी के लिए छोड़ देते हैं, किसी वीडियो में इन डिटेल हम VS कोड के बारे में ही बात करेंगे। ऐसा कोई एक वीडियो बनाएंगे जिसमें VS कोड के बारे में A to Z तुमको जानकारी मिलेगी। अगर तुम लोगों को ऐसा कुछ वीडियो चाहिए ना, तो एक बार कमेंट जरूर कर देना, मैं कोशिश करके एक वीडियो ला दूंगा जिसपे, या मैं कोशिश करूंगा मैं एक लाइव स्ट्रीम कर दूंगा आप लोगों के लिए। एक लाइव स्ट्रीम पे ही मैं आपको VS कोड के बारे में सब कुछ बताऊंगा, और हम एक प्रोजेक्ट भी बनाएंगे उसमें। ठीक है, एक प्रोजेक्ट भी बनाएंगे साथ में मैं एक लाइव सेशन अटेंड बना दूंगा आप लोगों के लिए। तो मैं साथ में बैठ के हम एक प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश करेंगे, एक छोटा सा गेम बनाने का कोशिश करेंगे हम। ठीक है, मैं जानता हूँ कि बहुत जन को यहाँ पे गेम सुन के अच्छा लग रहा होगा, हम कोशिश करेंगे गेम बनाने का। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या करना था, हेलो वर्ल्ड। तो हेलो वर्ल्ड लिखने के लिए हमें प्रिंट कराना होगा, उसे प्रिंट के लिए क्या है, प्रिंट एफ। अब देखो प्रिंट एफ जैसे मैंने प्रिंट लिखा ना, या प्रिंट एफ सजेशन आया, मैं टैब बटन दबाऊंगा, प्रिंट एफ आ जाएगा। प्रिंट एफ के बाद तुमको पैरेंथेसिस ओपन करने होंगे। ठीक है, इसके बाद तुम देख रहे हो अभी वहाँ पर एक एरर जैसा आ रहा है, जैसे ही मैं ये सिंबल लगाऊंगा सेमीकोलन का, वो एरर हट जाएगा। ये हमारे प्रोग्रामिंग में जो सेमीकोलन होता है ना, इसे बोला जाता है टर्मिनेटर। टर्मिनेटर का काम ये होता है कि जैसे ही मेरा एक सेंटेंस खत्म होता है, या एक मेथड खत्म होता है, कुछ भी मैं लिखता हूँ ना, जैसे प्रिंट एफ हेलो, प्रिंट एफ मैंने ब्रैकेट खोले, हेलो वर्ल्ड लिखा, टर्मिनेटर लगा दिया। इससे क्या होगा कि मेरा कंपाइलर समझ जाएगा कि हाँ भैया प्रिंट करना है हेलो वर्ल्ड, उसके बाद बाहर आ जाना बस। जैसे तुम नॉर्मल इंग्लिश भी लिखते हो, तो हेलो माय नेम इज राकेश, माय नेम इज राकेश, फुल स्टॉप। तो फुल स्टॉप जो तुम्हारा इंग्लिश में काम करता है, सेमीकोलन वो काम यहाँ करता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड, देखो यहाँ पे एक एरर आ रहा है। वो एरर क्या है, आइडेंटिफायर हेलो इज अनडिफाइंड, यानी कंपाइलर नहीं समझ पा रहा है तुमने हेलो वर्ल्ड और ये सिंबल्स क्या डाले, ये क्या है मुझे नहीं पता, इसे डिफाइन करो ये क्या है। तो प्रिंट करने के लिए जरूरी चीज़, जब भी कोई चीज़ तुमको प्रिंट करना है या डिस्प्ले पे, प्रिंट यानी डिस्प्ले पे दिखाना है, तुम्हें उसे डबल कोट्स के अंदर दिखाना होगा। अगर तुम डबल कोट्स के अंदर नहीं दिखाओगे तब एरर आएगा ही आएगा। ठीक है, तो जैसे कि तुमने उसे डबल कोट्स के अंदर डाला है, जो हमारा एरर है वो हट गया। ठीक है, और यहाँ पर हम थोड़ा देखो, मैं अपने कोड में ना थोड़ा स्पेसिंग हमेशा रखता हूँ। इससे क्या होता है ना, मेरा कोड दिखने में अच्छा लगता है। इस तरीके से थोड़ा हम इंडिकेशन में, जब एक चीज़ मैं तुमको कहूँगा, स्टार्टिंग से अगर जैसे तुम अभी कोडिंग कर रहे हो ना, तो स्टार्टिंग से ही पता क्या फॉर्मेट पे ध्यान दो।
तो अपने कोड को हमेशा फॉर्मेट करके रखो, तो दिखने में अच्छा भी लगेगा और तुम्हें आदत हो जाएगी अच्छा कोड लिखने का। देखो, लॉजिक सब बना लेंगे, ठीक है, लॉजिक सब बना लेंगे, लॉजिक सबको आ जाएगा। खाली लॉजिक, देखो प्रोग्रामिंग में लॉजिक इज इम्पोर्टेंट, तुम्हारा लॉजिक इज मस्ट, तुमको लॉजिक तो आना ही चाहिए, बिना लॉजिक के नहीं कर पाओगे। लेकिन प्रेजेंटेशन ऑल्सो मैटर्स, तुम्हारा कोड कैसा प्रेजेंट हो रहा है, कैसा दिख रहा है, वो भी जरूरी होता है। अब जैसे कि हमने कर लिया, अब हम इसे रन करेंगे, तो मैं एक बार जीसीसी लिखता हूँ, जीसीसी डॉट, ओके जीसीसी लिखा, जीसीसी यानी मैं अपने कंपाइलर को कॉल किया और मैंने लिखा एक बार हेलो, लिखा, टैब बटन दबाया। देखो हेलो लिख के टैब दबाया ना, तो हेलो वर्ल्ड डॉट सी हमारा फाइल है, वो ऑटोमेटिकली हमारे टर्मिनल में ले लिया, क्योंकि हम सेम फोल्डर पे ही है जिस पे फाइल है। जैसे कि मेरा देखो अभी कहाँ है, ई सी प्रोग्रामिंग, मेरे ई ड्राइव में सी प्रोग्रामिंग नाम का फोल्डर है, उसके अंदर है, और हेलो डॉट सी जो है सी प्रोग्रामिंग नाम के फोल्डर के अंदर है, तो उसने ले लिया। मैं टैब बटन दबाऊंगा, सॉरी मैं बैक एंटर बटन दबाऊंगा, एंटर बटन दबाएंगे ना तो हमारा कोड जो है कंपाइल हो जाएगा हमारे जीसीसी कंपाइलर से। कंपाइल होने के बाद तुम्हें एक फाइल मिलेगा जिसका नाम होगा EXE फाइल, यानी a.exe आएगा। अगर तुम चाहोगे तो उसे अपने हिसाब से रीनेम भी कर सकते हो, उसका भी एक कीवर्ड होता है। तो देखो a.out हमने बना लिया अभी, तो a.out जो है ना, ये तुम्हारा कंपाइल होके बन जाएगा। माय बैड, मैं तुमको एक बात बताता हूँ। देखो अगर तुम लिनक्स यूज़ कर रहे हो या फिर तुम यूज़ कर रहे हो मैक ओएस या लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, कोई भी अलग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हो अपार्ट फ्रॉम विंडोज़, क्योंकि विंडोज़ में ना a.exe चलता है, ठीक है, exe एग्जीक्यूटेबल फाइल्स चलता है। और तुम्हारा मैक, यानी मैक जानते होगे, तुम्हारा एप्पल का मैक आता है, या लिनक्स जो होता है लिनक्स ओएस, वो दोनों a.out यानी a.output यूज़ करते हैं, या आउटपुट फाइल यूज़ होता है, ठीक है। वहाँ पर जब तुम अगर तुम मैक यूज़र हो, ये तुम जो भी कर रहे हो, जो कोडिंग कर रहे हो, ये मैक पे कर रहे हो ना, तो तुम्हारा exe की जगह पे आउट बनेगा। तो ये मत सोचना तुम लोग कि मेरा exe बन रहा है, वीडियो पे exe बन रहा है, तुम लोग का आउट बन रहा है, कोई इसे गड़बड़ वाली बात नहीं है, वो ठीक है, क्योंकि तुम्हारा ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से तुम्हारा वो फाइल बनेगा, ठीक है। मेरा यहाँ विंडोज़ है तो exe बनेगा, वही चीज़ अगर मैं लिनक्स में करूँगा तो आउट बनेगा वो। मैं तुमको कुछ दिन में ना एक वीडियो दिखा दूंगा, या सेम कोड को मैं एक बार जब हम अच्छे से सीख जाएंगे ना, तो मैं तुमको मेरे पास एक वर्चुअल मशीन है, ठीक है, तो उसमें मैं तुम लोगों को लिनक्स में कैसे होता है वो भी सिखाऊंगा, ठीक है, लिनक्स में कैसे सेटअप करना है। अगर किसी को लिनक्स में सेटअप करना जानना है ना, तो मुझे कमेंट कर देना, मैं लिनक्स का ही बना दूंगा, या मैं मैक तो नहीं हो पाएगा, मैं लिनक्स का कोशिश करूंगा बना देने का, या मैं मैक का अरेंज कर दूंगा कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो। तो a.exe करते हैं और रन। तो देखो जो हमने यहाँ पर लिखा है, ये सेम चीज़ लिखा है हमने, हेलो वर्ल्ड, और फिर ये देखो ये प्रिंट हो गया है यहाँ पर। अगर मैं यहाँ पर ये इसको ना अभी के लिए मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ, मैंने अपना ये हेडर को रिमूव कर दिया। अब देखते हैं क्या होता है, अगर दोबारा कंपाइल करते हैं तो एक एरर थ्रो हो रहा है यहाँ पर, फुल स्क्रीन पे एरर देखते हैं क्या है। देखो पहले तो तुम्हारा यहाँ पर ये एरर आ रहा होगा एक, तो अगर तुम भी ट्राई करना, एक वार्निंग आ रहा है मेरे लिए, इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन प्रिंट एफ, ये एक डिक्लेरेशन प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड, ठीक है, ये तो हो गया, ये तुम पढ़ सकते हो 6.5 का ये। अब देखो यहाँ पर इनकॉम्पैटिबल इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन और बिल्ट इन फंक्शन प्रिंटफ। अब देखो यहाँ पर एक नोट मेरा एरर में आया है, इंक्लूड stdio.h और प्रोवाइड अ डिक्लेरेशन ऑफ प्रिंटफ, यानी कि या तो आप हेडर फाइल इंक्लूड करो या तो डिक्लेरेशन दो प्रिंटफ के लिए, क्योंकि प्रिंटफ जो होता है बिल्ट इन फंक्शन होता है, यानी कि प्री डिफाइंड फंक्शन जिसे बोला जाता है ना, वो प्री डिफाइंड फंक्शन है।
अभी ये आपको आगे वीडियो में मैं आपको कीवर्ड्स एंड प्री डिफाइंड फंक्शंस के बारे में बताऊंगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, तो अब वापस से अगर मैं इसे ले आऊँ, ये देखो यहाँ पर, तो ये वापस से कोड मेरा एज इट इज रन होगा। मैं तुमको एक चीज़ दिखाता हूँ, अपने कंट्रोल बटन दबाना, तुम्हारा अगर तुम मैक यूज़ कर रहे हो तो कमांड होगा, विंडोज़ यूज़ कर रहे हो तो कंट्रोल होगा, ठीक है। और यहाँ पर प्रिंटफ के ऊपर आओ, प्रिंटफ देखो यहाँ पर ये ब्लू हो गया है, देखो क्लिक करो राइट लेफ्ट क्लिक से, ये तुम्हारा देख रहे हो, ये पूरा कोडिंग, ये तुम्हारा पूरा तो तुम्हारा HTML.h का कोडिंग है, ठीक है। ये इसके अंदर यहाँ पे प्रिंटफ के अंदर जाते हैं। तो एक मिनट रुकना, मैं दोबारा आता हूँ इसके ऊपर। ये देखो इंट प्रिंटफ कॉन्स्ट, ये पूरा इसका प्रोग्राम है। यानी कि प्रिंटफ, हम लोग बस प्रिंटफ डिफाइन करते हैं ना प्रिंटफ प्रिंट करने के लिए, लेकिन उसके पीछे का जो भी लॉजिक है ना, वो कैसे करेगा, प्रिंट कैसे होगा, वो सब HTML.h के अंदर डिफाइन किया जाता है। तुम चाहोगे तो ट्राई कर सकते हो तुम्हारा MinGW, लेकिन हाँ एक चीज़ मैं बोलूँगा, यहाँ जाके कोई इस फाइल के अंदर कोई छेड़छाड़ मत करना, नहीं तुम्हारा कंपाइलर ख़राब हो जाएगा, ठीक है। किसी भी टाइप का छेड़छाड़ मत करना, यहाँ एज इट इज जैसा लिखा है उसे वैसे ही छोड़ देना। अगर तुम किसी प्रकार के चेंजेस करते हो यहाँ पे ना, तो तुम्हारा जो कंपाइलर है वो ख़राब हो जाएगा, वो ख़राब इन द सेंस वो काम नहीं करेगा फिर, क्योंकि फंक्शन जो है वो तुम यूज़ नहीं कर पाओगे फिर। तो अभी के लिए मुझसे कोई गलती ना हो जाए, मैं इसे डिलीट कर दे रहा हूँ। ये आई एम सो सॉरी, डिलीट नहीं, मैं रिमूव कर देता हूँ यहाँ से। आप देखो ये हो गया, यहाँ पर हमने कोड लिख लिया। अब हम देखेंगे कि हमारा ये तो हम समझ चुके हैं ये सब का काम, कि हेडर क्या होता है, हेडर के बारे में हम समझ गए। अब देखो लाइन नंबर 2 में क्या आ रहा है ना, अब ब्लैंक स्पेस, ठीक है। अब ब्लैंक स्पेस या ब्लैंक लाइन, ठीक है। ये सेकेंड जो मेरा यहाँ पर देखो, मेरा VS कोड के अंदर देखोगे तो यहाँ पर एक ब्लैंक लाइन दिया हुआ है, ये देखो इस जगह पे, और यहाँ पे दिया हुआ है ना। देखो तुम्हारा जो VS कोड होता है ना, वो क्या करेगा, या तुम्हारा जो तुम्हारा सी कंपाइलर, सी प्रोग्रामिंग जो भी कंपाइलर तुम यूज़ कर रहे हो, सी इग्नोर वाइट स्पेसेस, यानी वाइट स्पेसेस मतलब वाइट कलर का कोई स्पेस नहीं होता है। वाइट स्पेसेस का मतलब होता है लाइन्स, ये जो छूटा हुआ लाइन है ना, इसे वाइट स्पेस कंसिडर किया जाता है। बट वी यूज इट टू मेक द कोड मोर रीडेबल, यानी कि अपने कोड को और सुंदर और अच्छा बनाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है लाइन नंबर 3 पे एक अनदर, ये अनदर थिंग है ऑलवेज अपेयर होता है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर में, जिसे मेन फंक्शन बोला जाता है। देखो ये मेन जो है एक फंक्शन है, ठीक है। और कोई भी तुम्हारा कोड जो भी लिखते हो वो उसके कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखा जाता है, जो एग्जीक्यूट होगा। तुम कभी भी कोड लिखोगे या कोड को परफॉर्मेंस के लिए कभी भी कुछ भी प्रोग्रामिंग करोगे, उसका एग्जीक्यूशन, ठीक है, उसका एग्जीक्यूशन हमेशा से तुम्हारा, अच्छा देखो जैसे हम यहाँ पे बात कर रहे थे ये लाइन पे, ये मेन फंक्शन के बारे में। देखो तुम जब भी कोड लिखोगे या प्रोग्राम करोगे ना, तो उसका एग्जीक्यूशन यानी कोड का जो एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है वो हमेशा तुम्हारे मेन फंक्शन से ही होगा। तुम कितना भी बड़ा कोड लिख लो, कहीं से भी कोड लिख लो, वो तुम्हारा जब भी तुम कंपाइल करोगे, वो कंपाइलर पहले तो मेन फंक्शन के पास जाएगा और बोलेगा भाई बता कोड कहाँ है। मेन फंक्शन तुम्हें बताएगा कि यहाँ पर कोड है, इसे चेक कर लो भाई, तो फिर वो इससे चेक करेगा, फिर वो आगे बढ़ेगा, लेकिन चालू हमेशा मेन फंक्शन से ही करेगा वो। फिर देखो आगे हमने प्रिंटफ का यूज़ किया। प्रिंटफ तुमको पैसे पता होगा कि ये डेटा को प्रिंट कर देता है, जो भी तुम इसके अंदर लिखोगे वो डिस्प्ले कर देगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखो प्रिंटफ जो है फंक्शन है, यूज़ करता है आउटपुट या फिर प्रिंट करने के लिए टेक्स्ट को स्क्रीन पे। एग्जाम्पल के लिए हमने हेलो वर्ल्ड को प्रिंट किया। उसके बाद हमारे पास लेवल ये एक चीज़ है जिस तुम देख रहे हो, रिटर्न 0, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ रिटर्न 0 के बारे में। रिटर्न 0 तुम्हारा जो मेन फंक्शन है उसका एंड में लिखा जाता है, ठीक है, बताने के लिए कि मेरा पूरा कोड अच्छे से रन हो गया है विदाउट एनी एरर, तो वो रिटर्न 0 कर देगा, यानी कोई एरर नहीं है। अगर तुम इंट यूज़ कर रहे हो तो तुम्हें कुछ वैल्यू रिटर्न करना पड़ेगा, तो वो हम 0 रिटर्न करते हैं। 0 मतलब एवरीथिंग इज गुड,
कोई दिक्कत नहीं है, कोड में कोई बग नहीं है। लेट्स सी वन एग्जांपल। यहाँ पर जैसे कि मेरा कोड पर रिटर्न 0 हो रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पर काम करता हूँ, इसलिए थोड़ा देर के लिए हटा देता हूँ। मैं यहाँ से इसे हटाता हूँ और रन करता हूँ मेरे कोड को। रन किया, exe फाइल आया, रन किया, हेलो वर्ल्ड आ गया, आया। और मैं इसे एक बार के लिए यहाँ पर कुछ गलती कर देता हूँ। मेरा कोड में रिटर्न 0 आ रहा है ना, मैं यहाँ पर ये टर्मिनेटर ही हटा देता हूँ। मेरा टर्मिनेटर अभी नहीं लगा हुआ है। देखो यहाँ पर एक एरर आ गया। देखो क्या एक्सपेक्टेड, यहाँ पर ये कि रिटर्न 0 के आगे ये लगा, ये एरर आया है। अब मैं यहाँ पे टर्मिनेटर लगाता हूँ और करता हूँ रिटर्न 1। तो अब क्या होगा इस जगह पे, देखो तुम लोग सोच रहे होगे कि मैं फाइल सेव नहीं कर रहा हूँ। तुम लोगों के बहुत जन का यहाँ पे व्हाइट कलर का आ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे फाइल पे जाओगे ना, तो यहाँ पर देखना ऑटो सेव का एक ऑप्शन होता है फाइल के अंदर। ये ऑटो सेव ऑन कर लेना। इसमें क्या, तुम जैसे कुछ भी लिखोगे तो बार बार कंट्रोल एस करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली सेव होते जाएगा फाइल। तुम चाहो तो ये ऑन रख सकते हो। मैं क्योंकि मैं बहुत आलसी हूँ, मुझे कंट्रोल एस करना पसंद नहीं है, ठीक है। ऐसा कर सकते हैं, लेकिन मैं ऑटो सेव ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। हेलो वर्ल्ड आ गया, देखा। ये इसका काम होता है। यहाँ पे कोई एक वैल्यू देना होता है तुमको रिटर्न कराने के लिए। अगर तुम यहाँ पर एक होता है इंट की जगह पर अगर तुम वॉइड यूज़ करोगे ना, वॉइड में, तो ये रिटर्न, अगर हम रिटर्न 0 छोड़ देंगे यहाँ पर, और वॉइड है भी, ठीक है। वॉइड भी क्या, वॉइड क्या होता है मैं आपको तुमको थोड़ा देर में बताऊँगा वॉइड भी क्या होता है। कंपाइल किया तो देखो यहाँ पर एक एरर आया है। हम ये एरर को पढ़ते हैं। इन फंक्शन मेन वार्निंग रिटर्न विथ द वैल्यू इन फंक्शन रिटर्निंग वॉइड। तो देखो वॉइड मेन के अंदर कुछ रिटर्न नहीं होता। वॉइड मतलब क्या होता है, खाली। आप खाली चीज में क्या रिटर्न करोगे, समझ रहे हो ना। मैं टर्मिनल को यहाँ ले आ रहा हूँ ताकि तुम कोड को अच्छे से देख पाओ। तो कोड और टर्मिनल मेरा यहाँ पर रहेगा, दोनों पैरेलल पे। अगर तुम्हें दिक्कत रहा है तो मैं काम करता हूँ, उसे वाइट पे ले आता हूँ, लाइट प्लस। अब देखो अब तुम्हें कोड भी अच्छा दिख रहा होगा। ऐसे मैं डार्क मोड ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, डार्क मोड ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे, ठीक है। तो आप लोगों के लिए एक बार के लिए मैं लाइट थीम पे आ गया हूँ। अब देखो यहाँ पे, अगर यहाँ पे मैं इसे डिलीट कर दूँ, डिलीट, और यहाँ पे पर रन किया, कंपाइल किया तो कंट्रोल सेट, हाँ कंपाइल हुआ। ये कंपाइल हो गया ./a.exe हेलो वर्ल्ड आ गया। अब यहाँ पे रिटर्न 0 नहीं लगाया हमने, क्यों, ये वॉइड है। वॉइड ना कोई चीज़ रिटर्न नहीं करता। वॉइड क्या होता है, खाली, मतलब प्रोसेस हो गया, टर्मिनेट हो जाओ, जो चीज़ करना है कर लिया, टर्मिनेट हो जाओ, बस इसका मतलब ये होता है। अब हम देखते हैं कि आगे रिटर्न 0 तो हम समझ गए होंगे कि रिटर्न 0 का क्या काम होता है। अब देखो यहाँ पर लाइन नंबर 7, ये डू नॉट फॉरगेट टू ऐड अ क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट टू द एक्चुअल ऑफ द मेन फंक्शन। यानी मेन फंक्शन का एंड, एक्चुअल जो एंड है, जहाँ मेन फंक्शन रिटर्न 0 सब कुछ खत्म हो गया, इसके बाद तुम्हें कर्ली ब्रेसेस लगाना पड़ेगा जैसे यहाँ पर है, वरना तुम्हारा एरर आएगा। क्योंकि कंपाइलर को समझ नहीं आएगा कि मेन जो है वो अभी तक ख़त्म हुआ है कि नहीं हुआ है। तुमको ये पता करना होगा, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है ना, तुम जो मेन फंक्शन है वहाँ पर मेन फंक्शन पे ये कर्ली ब्रेसेस लगाना तुम्हें ज़रूरी होता है। अगर तुम्हें कर्ली ब्रेसेस नहीं लगाओगे तो मेन फंक्शन समझ नहीं पाएगा ना कि ये कोड ख़त्म हुआ है कि नहीं। उसे लगेगा कोड आगे और चल रहा है, तो वो कोशिश करेगा आगे कंपाइल करने का, जो पॉसिबल नहीं है। वो एरर थ्रो कर देगा एक। इसलिए कभी भी मेन फंक्शन ख़त्म करोगे तो ये कर्ली ब्रेसेस ये बताएगा कि कोड यहाँ से शुरू हो रहा है, और ये कर्ली ब्रेसेस बताएगा कि तुम्हारा मेन फंक्शन यहाँ पे ख़त्म हो गया है। अच्छा, तो देखो यहाँ पर तुम समझ गए होंगे ना कि कर्ली ब्रेसेस क्यों यूज़ करते हैं हम लोग। अब उसके बाद क्या होता है, ये कर्ली ब्रेसेस के बारे में हम समझ गए, तो ये यही चीज़, ये काम होता है कि कर्ली ब्रेसेस जरूरी है तुम्हारे कोड में। अगर तुम
कोड को स्टार्ट कर रहे हो मेन फंक्शन को, तो ये स्टार्टिंग करली ब्रेसेस और एंडिंग करली ब्रेसेस, इसके अंदर ही कोड लिखना है तुम लोगों को, समझे। अब हम बात करेंगे न्यू लाइन के बारे में कि ये न्यू लाइन क्या होता है। देखो, अब हम बात मैं तुमको बताता हूँ सिंपल वर्ड्स में। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मेरा नाम है ना, इससे मैं तुम्हें कोड करके दिखाता हूँ, तुम ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। मैं एक बार से कोड करता हूँ। जैसे ये हेलो वर्ल्ड लिखा है ना, तो मैं इसे यहाँ पर हेलो वर्ल्ड रहने देता हूँ, ठीक है। हेलो वर्ल्ड है, तो मैं यहाँ पर एक ही लिखता हूँ /n। तो ये /n का मतलब होता है /न्यू लाइन, ठीक है। और ये चीज़ बहुत ध्यान से तुम लोग देखो, जब अगर तुम हेलो वर्ल्ड जैसे डबल कोट्स के अंदर लिखते हो ना, तो मैं /n को भी डबल कोट्स के अंदर ही लिखना है। बाहर लिखोगे तो एरर देगा, तुम बाहर नहीं लिख सकते हो, फिर अंदर ही लिखना होगा। जैसे कि यहाँ पर मैंने यहाँ डाला है ना, इसे तुम्हें ऐसे ही करना है, थोड़ा बड़ा, थोड़ा बड़ा होगा क्या, ये ज़्यादा बड़ा होगा। ये कोड दिख रहा हो तुम लोगों को, मैं थोड़ा यहाँ पर एडजस्ट करता हूँ, मैं टर्मिनल यहाँ तक आ जाए। ओके, मैं बस फिर को क्लियर करता हूँ। अब देखो, हम बात करते हैं इस बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखा हेलो वर्ल्ड, और नीचे मैं गया दोबारा से प्रिंटफ हेलो वर्ल्ड आई एम हेलो, लेट्स सी। या रुको, सबसे अच्छा चीज़ है हेलो वर्ल्ड जय श्री राम, यानी हेलो वर्ल्ड जय श्री राम। और मैं एक बार दोबारा से इसी कॉपी करता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर दोबारा से पेस्ट करता हूँ सीता राम। ठीक है, तो फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा जय हिंद, HIND। स्पेलिंग सही है ना, आई गेस सही होना चाहिए। अगर स्पेलिंग गलत होगा तो प्लीज़ बताना। ये कंपाइल हो गया ./a, एंटर। अब देखो, मैंने यहाँ लिखा हेलो वर्ल्ड, फिर एक न्यू लाइन में आया जय श्री राम, फिर एक न्यू लाइन में आया सीता राम, फिर एक न्यू लाइन में आया जय हिंद। तो ये तुम्हारा जो /n होता है ना, इसका काम यही होता है कि ये तुम्हारे न्यू लाइन को दिखाता है। जैसे कि अब देखो, यहाँ पे तुम लोगों के नोट्स में मैंने सैम्पल एग्जाम्पल भी दिया है, ठीक है। तो ये बताने के लिए, ओके, तो जैसे यहाँ पर तुम लोगों के नोट्स में एक सैम्पल दिया मैंने, तो ये सैम्पल एक बार देखते हैं हम लोग इस सैम्पल में क्या किया है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या है, टू इंसर्ट अ न्यू लाइन वी कैन यूज /n कैरेक्टर। अभी हमने देखा ये /n लगा के हमने किया था। तो ये कोड है हमारा, इंट में है प्रिंट ऑफ हेलो वर्ल्ड /n फिर एक आई एम लर्निंग सी। तो इस /n का काम हो जाएगा, लाइन पर ले जाएगा। जैसे मैंने हेलो वर्ल्ड लिखा, ठीक है, तो मेरा जो पॉइंटर है जो लिख रहा है वो न्यू लाइन में आ जाएगा। जैसे /n हिट हुआ, जैसे ही /n को हिट होगा वो न्यू लाइन पे चेंज हो जाएगा, फिर यहाँ पर लिखना चालू करेगा। बस ये न्यू लाइन का यही काम होता है, ठीक है। यही चीज़ ये न्यू लाइन करता है यहाँ पर। अब हम देखेंगे, यू कैन ऑल्सो आउटपुट मल्टीपल लाइन्स विथ अ सिंगल प्रिंट फंक्शन, हाउएवर दिस कोड मेक द कोड हार्डर टू रीड। देखो, तुम एक काम कर सकते हो कि प्रिंटफ फंक्शन के अंदर भी /n लगा सकते हो, लेकिन क्या होगा ना, जिससे तुम्हारा कोड पढ़ने में थोड़ा हार्डर हो जाएगा, ये मुश्किल हो जाएगा कोड को लिखना। तो इसके लिए तुमको मैं एक बार सजेशन दूंगा कि प्रिंटफ अगर तुम चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो। अगर आप तुम लोग चाहो तो मैं एक एग्जाम्पल भी दिखाता हूँ तुम लोगों को कि एक ही प्रिंटफ के अंदर में ना मल्टीपल न्यू लाइन कैसे लगता है। उसके लिए तुमको क्या करना होगा, तुम अपने VS कोड के अंदर आएंगे हम। जैसे मैंने हेलो वर्ल्ड ये सब लिखा है ना, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से इसे कट करता हूँ। मैंने यहाँ पे कट किया, यहाँ इसे पेस्ट कर दिया। ये सीताराम को मैंने लिया, यहाँ से कट कर दिया और यहाँ पर आके पेस्ट कर दिया। और एक बार दोबारा से यहाँ पर जय हिंद पे आता हूँ, इसे कट करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। और ये जो प्रिंटफ एक्स्ट्रा है ना, डिलीट कर देता हूँ। तो मेरा एक ही प्रिंटफ स्टेटमेंट है अभी यहाँ पर, इसमें सब है। मैं वैसे रन कर देता हूँ।
किसी को मैंने रन कॉल किया, मेरा EXE फाइल आया और जय श्री राम सीताराम सब आ गया। लेकिन इस पे क्या है, इससे तो किसी कोड को छोटा कर सकते हो, लेकिन एक कोड को पढ़ने में थोड़ा मुश्किल कर देगा। अगर तुम इसी चीज़ को तुम बड़ा कोड लिखोगे, फॉर एग्जाम्पल तुम एक प्रोग्राम बना रहे हो और इस प्रोग्राम छोड़ो, तुम एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर बना रहे हो, ठीक है, और इस सॉफ्टवेयर में अगर ऐसा ऐसा करोगे और कहीं एरर या बग आ गया, तब तो 1 लाख लाइन ऑफ कोड को ऐसे तुम पढ़ पाओगे? प्रैक्टिकली बताओ, 1 लाख लाइन ऑफ कोड है, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है, तुम समझ पाओगे कौन चीज़ क्या काम कर रहा है, कैसे प्रिंट कहाँ हो रहा है? पॉसिबल नहीं है ना, इट्स क्वाइट नॉट पॉसिबल, तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगी। तो उसके लिए बेस्ट तरीका ये होता है कि मल्टीपल तुम प्रिंट यूज़ कर सकते हो, उसकी जगह पे न्यू लाइन यूज़ कर सकते हो, या तुम चाहोगे तो इस तरीके से भी कर सकते हो। चॉइस इज योर्स, तुम्हें कोडिंग करनी है। मैं तुमको एक टिप देता हूँ, ये जो टिप है ये असल में मैं भी यूज़ करता हूँ अपने प्रोग्रामिंग के टाइम पे, ठीक है, मैं भी अपने प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो ये देखो क्या था ना कि मैं कह रहा था, यहाँ पर क्या है, हैश सिंगुलर हम मेन, तो ये तो तुमको पता ही चल गया। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ हेलो वर्ल्ड के बाद मैं स्लैशन और स्लैशन डबल स्लैशन लगा रहा हूँ। तो मैं तुमको बताता हूँ डबल स्लैशन से होता क्या है। लेट्स सी कि मेरा ये जो कोड है इसके अंदर मैंने इतने सारे चीज़ें लिखी है, मैं एक और स्लैशन लगा देता हूँ यहाँ पर, और इसे पर रन करते हैं। तो ये देखो क्या हुआ, हेलो वर्ल्ड के बाद में इतना स्पेसेस आया है ना, वही मैं ये दो स्लैशन के बीच में स्पेस देता हूँ और यह काम करता है। फिर इसे मैं डिलीट कर देता हूँ अभी के लिए, दोबारा से रन करते हैं। ये देखो अभी ये छटा हुआ था, ये न्यू लाइन में आया था, इसका ये पॉइंटर का जगह तो चेंज हुआ था, ठीक है, पॉइंटर तो नीचे आया था, लेकिन उसके बीच में कोई स्पेसेस नहीं था, सब वो नया लाइन में था लेकिन छटा हुआ नहीं, छटा हुआ था मतलब नया लाइन पे। अभी मैं सब में ऐसा ऐसा देता हूँ, जहाँ सबके बीच में क्या होगा ना कि एक एक्स्ट्रा स्पेस आ जाएगा। तो कंपाइल हुआ, रन किया, अब देखो सबके बीच में एक एक स्पेस आ गया है एक्स्ट्रा, ये स्पेस बन गया सबके बीच में यहाँ पर। तो डबल जो तुम यूज़ करोगे से स्लैशन को 2 बार यूज़ करने से तुम क्या कर सकते हो कि एक्स्ट्रा स्पेसेस दिला सकते हो प्रोग्रामिंग में, बस इसका यही काम होता है। तुम चाहो तो ऐसा यूज़ कर सकते हो, कोड ज़्यादा अच्छा दिखेगा तुम लोगों का, ठीक है। अब हम एग्जैक्टली देखते हैं कि स्लैशन एग्जैक्टली क्या होता है। स्लैशन कुछ और टाइप के होते हैं, ठीक है, ये 3 टाइप मैं तुम लोगों के लिए यहाँ पर लेके आया हूँ नोट्स में। अभी हम देखते हैं क्या है। द न्यू लाइन कैरेक्टर स्लैशिंग इज कॉल्ड एन एस्केप सीक्वेंस, ठीक है। क्या ये एस्केप, ये एक क्या है के सीक्वेंस है, एंड इट फोर्स द कर्सर to change its position to the beginning of the new line on the screen. This is the result in a new line. Example of other valid escape sequences are slash t, create a horizontal tab, यानी slash t से एक horizontal tab create होगा, double slash to insert a backspace character, स्लैश और सिंगल कोटेशन इंसर्ट डबल कोट कैरेक्टर, ठीक है। इससे तुम्हें इसका नोट में तुमको दे दूंगा तो यहाँ से देख लेना, ठीक है, ये चीज हो गया। अब हम बात करेंगे सी में कमेंट्स के बारे में, ठीक है। अब कमेंट्स क्या होता है वो हम देखते हैं। कमेंट्स इन सी, कमेंट कैन बी यूज्ड टू एक्सप्लेन कोड and to make it more readable. It can also be used to prevent execution while testing alternate code. Comment can be single line or multi line. अब मैं तुमको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। देखो तो कमेंट्स के बारे में जैसा कहीं बात कर रहे थे हम लोग, तो कमेंट के बारे में बताता हूँ। देखो क्या होता है ना, कमेंट एक ऐसा, एक मिनट रुको, मैं तुमको कमेंट को डिटेल पर अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। फिर कमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए मैं तुमको चीज़ बताता हूँ। अगर मैं
अभी हम लोग बात कर रहे हैं कमेंट के बारे में। अभी हम लोग बात करेंगे स्पेशली कमेंट में, हम बात करने वाले हैं सिंगल लाइन कमेंट के बारे में, ठीक है। सिंगल लाइन कमेंट, अभी हम सिंगल लाइन के बारे में बात करते हैं पहले। तो ये सिंगल लाइन कमेंट क्या होता है हम वो बात करेंगे। आप जैसे कि ना, मैं अपने कोड पे ऐसे लिखता हूँ, डबल स्लैश लगाया। तो तुमको कभी भी सिंगल लाइन कमेंट का इस्तेमाल करना है तो उसके लिए डबल कोट्स लगाने पड़ेंगे, ठीक है। डबल कोट्स के बिना तुम सिंगल लाइन कमेंट को यूज़ नहीं कर सकते हो। जैसे कि अभी मैं तुमको एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ यहाँ पर। ये एक सिंगल लाइन कमेंट है। सिंगल लाइन कमेंट स्टार्ट विथ 2 फॉरवर्ड स्लैशेस। Any text between the forward slash and the end of the line ignored by the compiler will not be executed. Example for other valid escape sequences are: this is a comment, printf hello world. मैं तुमको एग्जाम्पल से समझा देता हूँ। यहाँ अभी हम चलते अपने VS कोड पर ऐसे देखते हैं। जैसे कि मेरा VS कोड है और मैं यहाँ पर एक डबल फॉरवर्ड स्लैशेस लगाता हूँ। दिस इज माई प्रिंट स्टेटमेंट। देखो, कमेंट तुम ना जनरल इंग्लिश में लिख सकते हो, जैसे लिखा जाता है। कमेंट पर तुमको ये यूज़ किया जाता है ना, किसी चीज़ को समझने के लिए कमेंट यूज़ करते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, नेटफ्लिक्स का कोड। नेटफ्लिक्स एक सॉफ्टवेयर है, नेटफ्लिक्स हम लोग यूज़ करते हैं। नेटफ्लिक्स का तो कोई प्रोग्रामिंग होगा, कोई कोडिंग होगा। अब जिसने नेटफ्लिक्स का प्रोग्रामिंग किया है वो अभी काम पर नहीं है। लेट्स से वो काम पर नहीं, जो उसका डेटा को अपडेट करता है, ठीक है, या कुछ भी नया फीचर डालता है, उसके जगह पे एक नया लड़का आया है काम पर। तुम ही गए हो काम करने, ठीक है। अब तुम्हें कोई चीज़ चेक करना है तो अब तुम दोबारा से तो कोड लिखोगे नहीं। तुम एज इट इज जो कोड लिखा हुआ है तुमको देखना होगा। अब तुम वो कोड देख रहे हो लेकिन वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि वो बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है तो कॉम्प्लेक्स होगा वो। अब तुमको समझ नहीं आ रहा उसमें किया क्या है। वही वो जो पहले जो कोडर था, जो प्रोग्रामर था, वो बहुत अच्छा कोडर था, उसने कमेंट का इस्तेमाल किया कि दिस इज द मेन फंक्शन, ये तुम्हारा मेन फंक्शन है। या लेट्स सी वन एग्जांपल, मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये मेरा मेन फंक्शन है। ये मेरा मेन फंक्शन है यहाँ पर, ठीक है। ये मेन फंक्शन है, यहाँ पे मेन फंक्शन है। यहाँ पर प्रोडक्ट डिटेल्स है, यहाँ पर कुछ कुछ है, यहाँ कुछ है। इस तरीके से तो कमेंट डाल दिया। अब तुमको उसका कोड पढ़ने में आसान रहेगा या एक एकदम लंबा चौड़ा कोड लिखा हुआ है, बहुत लंबा चौड़ा, यहाँ से लेके यहाँ तक का कोड लिखा हुआ, पूरा पेज भरा हुआ है, पूरा कोड से भरा हुआ है, लेकिन तुम्हें समझ नहीं आ रहा है। तुम्हें समझ नहीं आ रहा क्या लिखा हुआ है। अब या तो तुम उसके, या तो कंपनी को उस कोडर के लिए वेट करना होगा कब वो छुट्टी मना के आए तब कंपनी काम हो। वो तो पॉसिबल नहीं है ना। अब वो छुट्टी पे गया तो पॉसिबल नहीं है, वो अब आएगा तभी काम होगा। कंपनी को तो काम चाहिए, इसलिए कमेंट का यूज़ करता हूँ। तो देखो, मैं एक सजेशन दूंगा, जब भी कोडिंग या प्रोग्रामिंग करोगे हमेशा अपने सी डालो कोड, कमेंट यूज़ करने का कोड। उसमें कुछ भी लिख सकते हो, जैसे मेन फंक्शन लिख दिया, दिस इज माई मेन फंक्शन, या कोई फंक्शन बना, दिस इज माई फंक्शन वर्क दिस, बस ये, ठीक है। अब हमेशा तुम स्लैशन लगा के एक ही देखो, सिंगल लाइन कमेंट का क्या होता है ना, जैसे जहाँ तुम स्लैश लगाया और तुमने स्लैश लगाया यहाँ पे कोड लिखा, जैसे कि मैं एग्जांपल दिखा रहा हूँ, स्लैश दिस इज अ कमेंट, और तुम नए लाइन पर गए और वहाँ पे कुछ लिख दिया लेकिन स्लैश नहीं लगाया, डबल स्लैश, तो कंपाइलर यहाँ पर एरर देगा। कंपाइलर यहाँ पर एरर देगा तुमको, क्योंकि ये कंपाइलर को समझ नहीं आएगा। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने डेवलप किया मल्टी लाइन कमेंट्स को। मल्टी लाइन कमेंट्स क्या होते हैं? मल्टी लाइन कमेंट्स स्टार्ट विद द स्लैश स्टार एंड एंड विद द स्टार स्लैश। Any text between the slash star and star slash will be ignored by the compiler. Here is the example for that. ये क्या किया, एक स्लैश स्टार लगाया और स्टार स्लैश लगाया यहाँ पर, और ये मल्टी लाइन कमेंट।
बन गया है। जैसे कि यहाँ पर देखो हमारा ये VS कोड है, यहाँ पर दिस इज माई प्रिंट स्टेटमेंट लिखा, मैंने एंटर किया। अब यहाँ पर कुछ है लिखा, फिर मैंने लिख दिया हेलो वर्ल्ड, हम से हमारे कमेंट है, ठीक है। अब हम इसे कंपाइल करते हैं, तो ये एरर दे रहा है यहाँ पर कि ये हेलो वर्ड तुमने जो लिखा है भाई ये क्या है, समझ नहीं पा रहा हूँ। कंपाइलर इग्नोर नहीं कर रहा है इसको, ठीक है। तो एक बार तुम डबल स्लैश लगाया तो ये इग्नोर कर दिया कंपाइलर ने। अब हम क्या करेंगे ना, यहाँ पर मल्टीलाइन कमेंट करने के लिए अब मैं इसे भी हटा देता हूँ, ठीक है। जब तुमको एक लाइन से ज़्यादा कोड, यानी कि एक लाइन से ज़्यादा जगह पर तुमको कमेंट करना है, तो उस जगह पे स्लैश वाला इज नॉट वर्थ इट, तुम बार बार डबल स्लैश लगाओगे। तो उसके लिए तुम क्या कर सकते हो, स्लैश स्टार एक लगाया, यहाँ तक ख़त्म होगा, मतलब यहाँ से सेकंड वाला में ख़त्म हो गया, यहाँ पे मेरे को यहाँ तक करना। तो मैं फिर यहाँ पे जैसे वहाँ पे स्लैश स्टार लगाया, यहाँ पे मैं स्टार लिखूँगा, तो ये कमेंट बन जाएगा। अब मेरे 2 लाइन का, अब मैं इसके अंदर कितना भी लिख दूँ, ये तीसरा लाइन, ये चौथा लाइन, हेलो हाय, कुछ भी लिख रहा हूँ, तो ये कितना भी जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं इसे कंपाइल भी करूँगा ना, कोई एरर नहीं आएगा, रन हो जाएगा। ये तो रन हो गया। ये होता है मल्टी लाइन कमेंट, यानी मल्टी लाइन कमेंट का तुम ये भी बोल सकते हो वो मल्टीपल लाइन कमेंट होता है, ओके। अब देखो उसके बाद अब हम आगे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ के ऊपर, अब हम बात करने वाले हैं वेरिएबल्स के बारे में। अब हमने बहुत, ठीक है, वेरिएबल होते क्या है, देखो वेरिएबल आर द कंटेनर फॉर स्टोरिंग डेटा वैल्यूज लाइक नंबर्स एंड कैरेक्टर्स। इन सी देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएबल डिफाइंड विद डिफरेंट कीवर्ड, फॉर एग्जांपल। अब मैं तुमको बेसिक लैंग्वेज में समझाता हूँ, ठीक है। ओके तो देखो यहाँ पर, ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल का तुमको समझा रहा हूँ। वेरिएबल क्या होता है, कंटेनर होता है। तो कंटेनर समझ लो, जैसे कि तुमने घर में देखा होगा अपने, हमारी मम्मी किचन में सब कुछ संभालती है, ठीक है। किचन में हर एक चीज़ के एक अलग कंटेनर होता है, जैसे कि मम्मी चीनी का डब्बा में चीनी डालती है, चाय पत्ती के डब्बे में चाय पत्ती डालती है, दूध का डब्बा में दूध रहेगा, ठीक है। और उसके ऊपर सबका एक लेबलिंग होता है, जैसे कि शुगर, ठीक है, तुम्हारा फिर ये टी, ये मिल्क, ऐसे करके सबका कंटेनर बना हुआ है। अब तुम चीनी की डब्बा में गुड़ तो ला के डालोगे नहीं, वजन डाल भी सकते, तुम चाय पत्ती तो चीनी में नहीं मिलाओगे ना, इसको इसमें नहीं डालोगे, इसको इसमें नहीं डालोगे, इसमें जो चीज़ स्पेसिफिकली बना हुआ है जिस चीज़ के लिए, तुम उसी में करोगे। अब जैसे कि यहाँ पर हम सी में ना, ऐसे मेनली बहुत सारे टाइप के वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। अभी हम लोग कुछ मेन वेरिएबल्स के बारे में बात करेंगे जो कोडिंग में इनिशियली तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहला होता है इंट। ये एक इंट जो है ना कीवर्ड होता है। क्या होता है, कीवर्ड, ठीक है। कीवर्ड यानी रिजर्व वर्ड, यानी कंपाइलर के लिए इसका मतलब बनाया है, मतलब कंपाइलर का इसका मतलब कुछ मतलब समझता हो, तुम इसे यूज़ नहीं कर सकता अपने मर्जी से, ठीक है। इसका जो काम बना है तुम्हें वही करना है। लेट्स सी, हमारे पास इंट है। इंट जो है ना, हमारे पास जो इंट होता है वो इंट, जैसे कि तुम्हारे पास इंट है, ठीक है, INT इंट। इंट जो है वो सिर्फ इंटीजर वैल्यू, यानी कि 2 5 3 6 इंटीजर वैल्यू को ही स्टोर करेगा, ठीक है। उसके अलावा अगर तुम उसमें अल्फ़ाबेट डाल दोगे, जैसे कि C डाल दिया मैंने, तो नहीं लेगा, वो एरर थ्रो करेगा। देखो इंटीजर स्टोर इंटीजर, इंटीजर मतलब होल नंबर जानते होगे, एवरीथिंग माइनस, तुम्हारा -123 से लेके 123 तक तुम ले सकते हो, बट रियल नंबर छोड़ के, यानी कि डेसिमल को छोड़ के, डेसिमल नहीं लेगा वो इंटीजर, वो सिर्फ इंटीजर लेगा, डेसिमल नहीं लेगा इंट। वही अगर तुमको डेसिमल यूज़ करना है, डेसिमल वैल्यूज लेने हैं, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं फ्लोट। फ्लोट स्टोर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर,
with decimal such as 19.99 और -19.99। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा फ्लोट। देखो फ्लोट को तुम ये भी बोल सकते हो कि तुम डेसिमल वैल्यू को स्टोर करने के लिए, यानी पॉइंट वाला वैल्यू को स्टोर करने के लिए डेसिमल का यूज करते हो। अगेन हमारे पास होता है कैर। कैर का मतलब होता है कैरेक्टर्स। अगर तुमको अल्फाबेट्स को स्टोर करना है ना, तो वो तुम स्टोर कर सकते हो। जैसे कि क्या स्टोर सिंगल कैरेक्टर्स सच एज ए और बी। क्या कैर वैल्यू आर सराउंडेड बाय ए सिंगल कोट्स, यानी अगर मुझे ए स्टोर करना है कैर में, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि मेरा कैरेक्टर स्टोर करने के लिए मुझे यहाँ पर मेरा इस जगह लेट्स सी यहाँ पर ऐसे लिखना होगा मुझे। इसका मतलब मुझे कैरेक्टर को स्टोर करना है, तो वो सिंगल कोट्स के अंदर में। इसे इतना देर से हम लोग प्रिंट में डबल कोट्स यूज कर रहे थे ना, लेकिन कैरेक्टर यानी कैरेक्टर वैल्यू स्टोर करने के लिए आपको डबल कोट्स के अंदर ही लिखना होगा। इसमें क्या है, तुम कैरेक्टर स्टोर करने के लिए स्मॉल ए और ये बिग ए में अंतर है, ये सेम नहीं है। स्मॉल ए अलग है, बिग ए अलग है। ठीक है, अगर तुम ऐसा इसे स्टोर कर रहे हो, फिर तुम किसी जगह पे ऐसा लिख दोगे, तो वो ये दोनों सेम नहीं है, समझे? ये दोनों अलग अलग होते हैं। हम आपको डिटेल में और आगे बताएंगे कि क्या होता है। अब हम आपको बताएंगे डिक्लेयरिंग और क्रिएटिंग अ वेरिएबल। अब आप वेरिएबल बनाओगे कैसे, वेरिएबल को इस्तेमाल कैसे करोगे, हम उस बारे में डिस्कशन करते हैं। टू क्रिएट अ वेरिएबल स्पेसिफिक द टाइप असाइड इट अ वैल्यू। एक सिंटेक्स यहाँ पे देखो, टाइप, वेरिएबल नेम और वैल्यू और टर्मिनेटर। तो हम आपको बताते हैं। टाइप मतलब होता है डेटा टाइप। मैं आपको डेटा टाइप के बारे में डिटेल में आगे बताऊंगा, इसका सिंटेक्स अभी दिखा रहा हूँ। डेटा टाइप वेरिएबल नेम मैं लेना चाहूँगा नम इक्वल टू 100। ये मैंने वेरिएबल बना लिया। वेरिएबल का नाम क्या है, नम। नम नाम का वेरिएबल है जिसमें 100 स्टोर है और उसका एक डेटा टाइप है। डेटा टाइप अभी हम क्या स्टोर कर रहे हैं, 100, यानी कि क्या है ये, इंटीजर। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, डेटा टाइप की जगह पे इंट। अगर इसी जगह पे मैं मैं क्या करता कि मैं लेता यहाँ पर 10.25, तो ये जो इंट है ये बन जाता फ्लोट। ये डेटा टाइप फ्लोट हो जाता और यहाँ पे 10.25 स्टोर हो जाता नम के अंदर। वही अगर तुमको अल्फ़ाबेट लेना है तो फिर तुमको यहाँ पर CHAR कैर लिखना होगा, और यहाँ पे 10.25 तो नहीं लेगा, यहाँ पे क्या लेना होगा, सिंगल कोटेशन के अंदर ए, ये स्टोर हो जाएगा। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल भी मैंने तुमको दिखाया है। वेयर टाइप इज one of the three such as int and variable name is the name of the variable such as x और my name। तुम कुछ भी ले सकते हो। वेरिएबल नेम, वेरिएबल का मतलब क्या होता है, जो चेंज करता है खुद को। वेरिएबल नेम तुम कुछ भी लिख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी हम आपको बताएंगे आगे कि वेरिएबल नेम कैसे क्रिएट किया जाता है, उसके भी कुछ रूल्स होते हैं, अभी हम वो डिस्कस करेंगे। तुम एक्स या माई नेम ऐसे ले सकते हो। द इक्वल साइन जो है यहाँ पर is used to assign the value to the variable। जैसे कि यहाँ पे देखो, create a variable called my num of type int, assign the value 15 to it, यानी int my num is equal to 15, यानी एक इंटीजर वेरिएबल है num नाम से, उसमें 15 स्टोर है मेमोरी में। my num नाम से फाइल बन गया, जैसे कि तुम्हारा ये मेमोरी है, ठीक है, मेरा एक मेमोरी है, ठीक है, मेमोरी में मेरा कुछ ब्लॉक्स है, यहाँ पर मेरा एक ब्लॉक बन जाएगा माई नम नाम से, तो 15 स्टोर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये चीज यही जो मैंने वहाँ पे तुम्हें बताया ना, अगर तुमको ना बस अभी वेरिएबल बनाना, स्टोर नहीं करना है कुछ,
तुम स्टोर नहीं करना चाहते हो कुछ, उस सिनेरियो में हमें क्या करना होता है, यू कैन ऑल्सो डिक्लेयर अ वेरिएबल विदाउट असाइनिंग द वैल्यू एंड असाइन द वैल्यू लेटर। फॉर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिक्लेयर अ वेरिएबल, यानी कि इंट माइनम नाम से एक फाइल बनाना होगा तुम, ये एक मेमोरी में एक जगह बनाना होगा माइनम नाम से। बाद में तुम सिर्फ लिख सकते हो माई नम इज इक्वल टू 50। अभी मैं तुमको अपने VS कोड में भी एक चीज़ दिखाता हूँ। जैसे मेरा VS कोड है, अब मैं यहाँ पर ये प्रिंट स्टेटमेंट को हटा देता हूँ यहाँ से। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंट माई नम, ठीक है, इंट माई नम। पहले तो हम असाइन करते हैं 44। देखो अभी तो ये प्रिंट नहीं कर रहा है तो कुछ रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पे कंपाइल हो जाएगा। ये डॉट स्लैश ये लगाएंगे, लेकिन ये कुछ शो नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे हमने अब तक प्रिंट नहीं किया था। अब वही चीज़ तुम अभी बना लिया है, तुमने वेरिएबल बना लिया, लेकिन कुछ स्टोर नहीं करना, अभी तुमने सोचा नहीं क्या लिखना है। बाद में तुम क्या कर सकते हो, माई नम बनाया मैंने इक्वल टू 1000, कैसे कर सकते हो, मतलब तुम पहले डिक्लेयर कर दो। यानी कि यहाँ पर मैं कमेंट में लिख देता हूँ, डिक्लेयर द नेम ऑफ वेरिएबल वेरिएबल असाइन लेटर, यानी मैंने अभी वेरिएबल बना लिया है। असाइनमेंट इसका जो भी असाइन करूँगा वो ये बाद में होगा, वो इसका काम होता है। अब देखो, अब हम बात करेंगे, जैसे हमने प्रिंटफ के बारे में तो पढ़ लिया बहुत कुछ, ये तो तुम जानते होगे सब, तुमने प्रिंटफ के बारे में पढ़ ही लिया है। इसे आउटपुट वेरिएबल बोलते हैं, यानी तुमने जो प्रिंट किए, जो तुमने एंटर किया उसे प्रिंट कर सकते हो। अब हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ पे आए हैं। प्लीज़ अगर वीडियो देख रहे हो तो यहाँ पे बहुत ध्यान से देखना, ये बहुत ज़रूरी होता है। अगर तुम इसे नहीं समझोगे तो तुम्हारा कोड कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। बहुत ज़रूरी है और क्रूशियल है, इसे समझना। द फॉर्मेट स्पेसिफायर और ऑल्सो I'm so sorry. Format specifier are used together with the printf function to tell the compiler what type of data the variable is storing. It is basically a placeholder for the variable value. A format specifier starts with a % sign followed by a character. For example, to output the value of the integer variable, you must use the format specifier %d or %i surrounded by the double quotes inside the printf function. अब मैं तुम्हें ये चीज़ VS कोड में एक्सप्लेन करता हूँ, यही चीज़ को मैं VS कोड में एक्सप्लेन करता हूँ तुमको, ठीक है। एक मिनट तुम लोगों को, मैं तुम्हें ये चीज़ VS कोड में एक्सप्लेन करता हूँ। अब देखो तुम्हारा जो VS कोड है, इसको हम देखेंगे अभी कि VS कोड में कैसा होगा, ठीक है। तो एक बार पहले तो हम VS कोड में जाते हैं और इसको देखते हैं। जैसे कि मैंने माई नम को यहाँ पे क्या अभी 1000 असाइन कर दिया है। अब मैं यहाँ पर आऊँगा, प्रिंटफ ब्रैकेट खोले, जब भी तुम किसी चीज़ को डिफाइन करोगे या उसे फॉर्मेट स्पेसिफायर से प्रिंट कराओगे, जैसे इंटीजर को, तो तुम्हें एक पहले % लगाना होगा और ये चीज़ डबल कोट्स के अंदर आने चाहिए। उसके बाद डी लिखेंगे। और देखो सी एक केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अगर कोई चीज़ तुम छोटा लिख रहे हो, ठीक है, तो तुम्हें छोटा ही लिखना है। अगर तुम इसे बड़ा कर दोगे तो एरर आने लगेगा। तो %d तुम्हें छोटा में लिखना है, %d। ये मैंने लिख दिया है %d को, ठीक है। इसमें क्या होगा,
यहाँ पर देखो %d लगाया मैंने, उसके बाद तुम्हें कॉमा लगाना होगा, ठीक है। ये डबल कोट देखो, जो तुम्हारा जो स्पेसिफायर है ना, जो भी तुम %d लगा रहे हो स्पेसिफायर, फॉर्मेट स्पेसिफायर, देखो यहाँ पर देखो, तो ये डबल कोट्स के अंदर आएगा, उसके बाद एक कॉमा लगाएंगे, कॉमा, और उसके बाद में वेरिएबल का नाम लिखना है जो तुम इस %d में स्टोर कराना है। तो मेरा क्या है, यहाँ पे देखो my स्मॉल है, n स्मॉल है, a स्मॉल है, और me बड़ा है, तो me को बड़ा रखना होगा। अगर तुम लोग इसे छोटा कर देते हो तो एरर आएगा और कोड नहीं चलेगा। उसके बाद टर्मिनेटर लगाओ, ये हो गया, ठीक है। एक बार हम लोग इसे रन करते हैं, तो DCC को हमने कॉल किया, वो कंपाइल हो गया, .a लगाया, और मैं वैसे यहाँ पर ट्रैक करके ले आता हूँ। तो ये रखो, यहाँ पर मैं इसे दोबारा से एक बार कंपाइल करता हूँ। तो यहाँ पर कंपाइल किया, हेलो को, ठीक है, कंपाइल हो गया कोड, .a लिखा, एंटर किया, रन किया। तो यहाँ पर हमने 1000 डाला था, 1000 10,000 रखा था, 10,000 आ गया है। अब तुम्हें 10,000 लिखना है ना, तो यहाँ पे कॉमा मत लगा देना प्लीज़, कॉमा लगाओगे तो एरर आएगा। तुमको यकीन नहीं हो रहा तो दिखा देता हूँ, ये कॉमा लगाया है हमने, तो ये ऐसा किया, देखो ये सिर्फ 10 आएगा, ठीक है। अगर 10,000 लिखना है तुमको, तो वे बिना कॉमा, कोई कॉमा पॉइंट लिखते हो ना, जैसे हम नॉर्मल, लेट्स सी कि अगर मैं तुमको दिखाता हूँ एक चीज़, यहाँ पर जैसे हम नॉर्मल लिखते हैं, तो ये 10,000 लिखा है, ऐसे लिखते हैं हम, ऐसे लिखते हैं ना, एक मिनट, 10,000 हम लोग ऐसे ही लिखते हैं कॉमा लगा कर। लेकिन तुम प्रोग्रामिंग में ऐसा नहीं लिख सकते हो, ये कॉमा नहीं लगा सकते, कॉमा लगाओगे तो सिर्फ स्टार्टिंग का ही 2 आएगा, 10 बस। तो कॉमा ना लगा के तुमको ऐसे लिखना होगा, नंबर में लिखना होगा 10,000, समझे। इस बात को ध्यान रखना कि ऐसा लिखना है तुमको। अब हम आगे देखते हैं। तुम %d के बारे में समझ गए होगे, %d क्या है, %d फॉर्मेट स्पेसिफायर है, किसके लिए, इंटीजर के लिए। ये नोट कर लो, इंट के लिए %d होता है, किसी नोट पर या कॉपी में लिख के रख लो, या मैं नोट दूंगा ना तो वहाँ पे तुम लोग देख लेना, ठीक है। तो एक इसे रेस कर देते हैं और आगे हम लोग मूव करते हैं। अब आगे फॉर्मेट स्पेसिफायर के बारे में बात करते हैं। द फॉर्मेट स्पेसिफायर, ओके, टू प्रिंट अदर टाइप यूज %c, यानी कि %c फॉर कैरेक्टर एंड %f फॉर फ्लोट, ठीक है। अगर तुम ऐसे देखो, यहाँ पर एक एग्जांपल है, इंट माई नम इज इक्वल टू 15, उसके बाद फ्लोट माई फ्लोट नम इज 5.99, कैर माई लेटर, और फिर ऐसे डी। अब जब ये सबको प्रिंट करना है तुमको, तो तुम कर रहे हो printf %d/न्यू लाइन फॉर न्यू लाइन, कॉमा, वेरिएबल नेम, और डबल कोट्स के अंदर है। तो ये इसका वैल्यू जो यहाँ पे वैल्यू है वो प्रिंट होके यहाँ आएगा। वैसे ही फ्लोट का %f और लेटर के लिए %c, ऐसा हम लोग, चलो इसे VS कोड में लिख के देखते हैं। एक मिनट रुको, अब हम VS कोड में से लिख के देखेंगे। तो VS कोड पर लिख के देखने के लिए हम एक बार इसमें आते हैं और यहाँ पर इसे कोड करके देखते हैं। थोड़ा देख टर्मिनल को हटा देता हूँ और मैं अभी के लिए इसे डिलीट करता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ इंट माई नम, मैं इसे डिफाइन कर रहा हूँ, ठीक है, मैं लिख नहीं रहा हूँ, वैल्यू नहीं दे रहा हूँ, मैं सिर्फ लिख दे रहा हूँ यहाँ पे फ्लोट माई फ्लोट और कैर, ठीक है, कैर माई कैरेक्टर। तो अब क्या करेंगे, हम डिफाइन करते सबका वैल्यू। देखो यहाँ पे
ये गलती, स्पेस मत देना। कभी भी तुम अगर उसका नाम डिफाइन कर रहे हो ना तो बिना स्पेसिस के करना है, इसको तो एरर नहीं आएगा। जब भी तुम वेरिएबल का नाम जब स्टोर करोगे तो स्पेसेस नहीं आने चाहिए। मैं भी आपको तुमको कुछ रूल्स बताऊंगा जो तुम्हें फॉलो करने चाहिए जब भी तुम वेरिएबल नाम बना रहे हो। अब देखो हम क्या करेंगे, माई का देखो एम कैपिटल है तो एम कैपिटल रखना होगा तुमको। माई नम, देखो वी एस कोड में तुम्हारा माई नम पहले था तो आ गया, तो माई नम ले रहा हूँ। माई नम इज इक्वल टू 1, 12 आ गया, ठीक है 12। एंटर किया, माई फ्लोट आया, माई फ्लोट इज इक्वल टू 44, ठीक है। अब माई नम आ गया ना, हम माई मेरा जब स्मॉल है तो माई कैरेक्टर इज इक्वल टू, उसमें कैरेक्टर का वो सब बड़ा है तो कैरेक्टर सिंगल कोट्स के अंदर ए और टर्मिनेटर। अब हम स्टेटमेंट लिखेंगे प्रिंट परसेंट डी कॉमा माई नम, ठीक है। ये चीज़ को मैं कॉपी कर लेता हूँ, अब यहाँ पर पेस्ट और एक और दोबारा पेस्ट। अब हम क्या करेंगे, पहले तो फ्लोट करना, तो फ्लोट के लिए परसेंट एफ लगाना होगा तुमको, एक और स्मॉल एफ। तो यहाँ पर इसका नेम चेंज करके करना होगा माई फ्लोट। और हम यहाँ पे लेना है कैरेक्टर, तो परसेंट सी फॉर कैरेक्टर, एंड यहाँ पर माई कैरेक्टर का सी एच लेना, कैरेक्टर हो गया। अब जब मैं इसे यहाँ से कंपाइल कर दूंगा, ये आई एम सॉरी गलती है, यहाँ पे फ्लोट ले रहे हैं ना, तो पॉइंट फ्लोट बना देते हैं इसको। दोबारा कंपाइल करते हैं और एक बार इसको रन करते हैं, डॉट स्लैश ए लिख के डॉट स्लैश। अब देखो यहाँ पे सब छट गया है, सब छटा हुआ आ रहा है ना, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे स्लैश एन स्लैश एन स्लैश एन स्लैश एन स्लैश एन स्लैश एन। आप मुझे बताओ स्लैश एन से क्या होता है, कमेंट्स में बताओ स्लैश एन क्या काम करता है। अब देखो 12 44.231998 मैंने यहाँ पे नहीं लिया था, वो आ रहा है, ये राउंड ऑफ हो गया यहाँ पर। और ए ये असल में राउंड ऑफ कर लिया आपने। मैं एक बार से दोबारा बढ़ा के देखता हूँ, ये मुझे समझ नहीं आया राउंड ऑफ क्यों किया तुम, दोबारा बच्चे कंपेयर करते हैं। अभी देखो अभी इतना हुआ फोर्स था तो इसे ये असल में राउंड ऑफ कर दे रहा है, इसको एक राउंड ऑफ फिगर पे ले आया। जब तुम अपने से वैल्यू, जब तुम सेल्फ इनपुट दोगे ना, जब तुम स्कैन करोगे, अभी हम स्कैन के बारे में पढ़ेंगे, यूज़र इनपुट क्या होता है, ठीक है। अभी तो हम जो कर रहे हैं इससे हम कहते हैं प्री डिफाइन, यानी पहले से डिफाइन कर देना कि इसका वैल्यू क्या होता है। हाँ, एक अच्छा प्रैक्टिस यही होता है कि हमेशा कोई भी कोड बनाओ उससे यूज़र इनपुट बनाओ। तो अभी हम यूज़र इनपुट पे आगे कुछ लेक्चर्स, कुछ आने वाली लेक्चर्स में यूज़र इनपुट के बारे में ही पढ़ लेंगे। तो अब हम ये चीज़ के बारे में तो बात कर लिए, ये क्या होता है। अब हम देखते हैं टू कंबाइन बोथ टेक्स्ट एंड वेरिएबल, सेपरेट देम विद अ कॉमा, इंसर्ट दी पर प्रिंटफ फंक्शन, यानी इंट माई नम है, ठीक है, नम का वैल्यू 15 है। अब मैं प्रिंट क्या कर रहा हूँ, माई फेवरेट नंबर इज परसेंट डी माई नम, यानी मेरा फेवरेट नंबर इज 15, तो क्या है परसेंट डी कट के यहाँ पे 15 आ जाएगा। इस तरीके से तुम मिला सकते हो एक और एक वेरिएबल को, जैसे यहाँ तो ये एज इट इज प्रिंट करेगा तुम्हारा, इसके बाद जो परसेंट डी है यहाँ कट के यहाँ पे तुम्हारा उसका वैल्यू आ जाएगा, तो आउटपुट तुम्हारा कुछ ऐसा रहने वाला है, माई फेवरेट नंबर इज 15, ये आउटपुट होगा तुमका। मैं बस तुम्हें
ये चीज़ हम कंपाइलर हमारे VS कोड में कोड करके भी देखते हैं। कंपाइल इसे हटा देते हैं, माई नाम तो सेम है, बस हम यहाँ कर देते हैं माई। देखो तुम जो कुछ लिखोगे %d के साथ ना, वो डबल कोट्स के अंदर लिखना। जैसे हम प्रिंट कर रहे थे जो चीज़ ना, उसे डबल कोट्स के अंदर लिख रहे थे। एज इट इज़ तुम्हारा जो %d %f %c होगा ना, वो भी जहाँ तुम लिख रहे हो प्रिंट कराने के लिए, वहाँ सेम डबल कोट्स के अंदर आना चाहिए। डबल कोट्स के बाहर लिखने से वो एरर आएगा, वो काम नहीं करेगा। तो माई फेवरेट, मैं ऐसे फेव लिख रहा हूँ, माई फेव नंबर इज, मैंने देखो जरूरी नहीं है तो ऐसा बिंदु दो, मैं देता हूँ जो फॉर्मेटिंग में अच्छा लगता है, दिखने में अच्छा लगता है, इसलिए मैं ऐसे देता हूँ। जरूरी नहीं होता उसे देना, अगर आप चाहेंगे कोड अच्छा लगे उसके लिए। जैसे कि देखो माई फेवरेट नंबर इज 12, मेरा फेवरेट नंबर 12 है, इसका मतलब ये हो गया। यही जी तुम ट्राई करोगे घर पे इसे फ्लोट के साथ और कैरेक्टर के साथ में, ठीक है। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ये होमवर्क रहने वाला है तुम लोगों के लिए, नोट कर लो। होमवर्क कि तुम्हें एक स्ट्रिंग और वेरिएबल को मिला के कॉमेंट में बताना है, मुझे कॉमेंट करना है सबको। अब हम बात करने वाले हैं टू प्रिंट डिफरेंट टाइप इन अ सिंगल प्रिंटफ फंक्शन यू कैन यूज दिस फॉलोइंग। अब अगर तुमको एक ही स्टेटमेंट के अंदर, एक ही प्रिंट के अंदर दो वैल्यूज पास करने हैं, यानी दो चीज दिखाना दो बार, तो एंड माई नम इज 15 कैट माई लेटर डी, printf my number is %d and my letter is %c, कॉमा तुम्हारा वेरिएबल नेम, फिर दूसरा कॉमा, क्योंकि दो वेरिएबल पास कर रहे हैं तो पहला एक यहाँ कॉमा आएगा, फिर एक यहाँ कॉमा आएगा। उसके बाद तो तुम्हारा पहला वेरिएबल का नाम जो %d में जाएगा और जो %c में जाएगा वो यहाँ आएगा। इसे हम अपने VS कोड में कोड करके भी देखते हैं। तो यहाँ पर मेरा VS कोड है, मैं फिर इसे हटाता हूँ। माई फेवरेट नंबर इज दिस, ठीक है, मैं बाकियों को यहाँ से हटा देता हूँ। मैं फेवरेट नंबर इज %d, फिर मैं कॉमा लगाऊंगा यहाँ पर, यहाँ एक ही लिखते एंड माई क्लास सेक्शन इन माई कॉलेज, ये काम करते हैं। माई roll number is %d and my class and my BCA class section in my college is %c। तो यहाँ पर आएंगे, माई नाम है, कॉमा लगाएंगे, फिर हम अपना कैरेक्टर वाला नाम देंगे, तो माई कैरेक्टर आ गया। तो क्या प्रिंट होना चाहिए, माई रोल नंबर इज 106, माई रोल नंबर इज 111 एंड सेक्शन इज F, ठीक है। तो मेरा 111 रोल नंबर है, सेक्शन मेरा F है। तो इसे रन करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपका आउटपुट आएगा। माई रोल नंबर इज 111 एंड BCA क्लास सेक्शन, एक मिनट मैं ट्रांसलेटर को बड़ा करता हूँ। तो मैं इसको उठा के हाथ रख देता हूँ और फिर से बड़ा करते हैं। माई रोल नंबर इज 111 एंड BCA क्लास सेक्शन इन माई कॉलेज इज F। तो ये इस तरीके से काम करेगा तुम लोगों का, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो रहने वाला है यही चीज के बारे में कि इफ यू आर असाइनिंग अ न्यू वैल्यू टू ए एग्जिस्टिंग वेरिएबल इट विल ओवरराइट द प्रीवियस वैल्यू। यानी कि अगर मेरा पहले से इंट नम है, ठीक है, इंट नम है, उसमें 15 डाला हुआ है,
यानी 15 उसकी डेटा में स्टोर्ड है। अब मैं वही इंट नम पे 10 डाल दूंगा तो 15 हट के 15 उस जगह से हट जाएगा, उस जगह पे 10 रजिस्टर हो जाएगा। यही चीज़ होता है, पहले वो 15 था अब वो 10 है, उसका वैल्यू बदल गया क्योंकि वेरिएबल वेरिएबल ऑलवेज चेंज, वेरिएबल वेरी करता है। यू कैन ऑल्सो असाइन दी वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल टू अनदर, यानी एक वेरिएबल को मैं दूसरे वेरिएबल में भी डाल सकता हूँ। इसके लिए ना मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। एक हम कोड लिखते हैं, आपको एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मिनिमम दिन में 1 घंटे कम से कम कोडिंग करो, ठीक है? उससे आपका कोडिंग करने का प्रैक्टिस बढ़ेगा। तो इसे मैं छोटा करता हूँ ताकि स्क्रीन पर भी आ जाए मेरा पूरा मेन फंक्शन। अब मैं एक बार इसे यहाँ से डिलीट करता हूँ। मैंने बनाया इंट नंबर 1, इंट नंबर 2। देखो, अगर तुम्हारा कोड को तुमको फॉर्मेट करना है ना, तो बार बार तुम फॉर्मेट करने के लिए ना क्या कर सकते हो, ऑल्ट शिफ्ट एंड एफ दबाओगे तो कोड तुम्हारा ऑटो फॉर्मेट हो जाएगा। अगर तुमने प्रीटियर एक्सटेंशन डाल दिया होगा, जैसे प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था, तुम्हारा कोड फॉर्मेट हो जाएगा। तो फिर ऐसे करके इंट num1 और num2 मैंने लिया और मैंने एक और वेरिएबल बनाया इंट रिजल्ट इज इक्वल टू नंबर 1 प्लस नंबर 2। इससे क्या है कि मैं नंबर 1 और नंबर 2 जो है वो रिजल्ट में डाल रहा हूँ दोनों का एडिशन को। अब मैं क्या करता हूँ, मेरा नंबर 1 होगा 333 एंड मेरा नंबर 2 होगा 4, कुछ रैंडम वैल्यूज। अब मैं प्रिंट करता हूँ, प्रिंट डी। अब ऐसे मैंने आपको बताया था कि आप मल्टीपल चीज़ों को भी स्टोर कर सकते हो। तो द रिजल्ट फॉर द सम ऑफ पर्सन डी एंड पर्सन डी इज पर्सन सी, माय बैड, पर्सन डी। अब देखो मैंने 3% डी लगाया है, तो पहले क्या करूँगा, सम ऑफ परसेंट डी, यानी उस परसेंट डी, पहला परसेंट डी की जगह पे नंबर 1 आएगा तो मैं करूँगा यहाँ पे num1, फिर मैं कॉमा लगाऊंगा, फिर दूसरा वाला की जगह पे num2 आएगा तो फिर मैं नंबर 2 लगाऊंगा इस लास्ट, फिर रिजल्ट आएगा लास्ट में तो मैं रिजल्ट को दूंगा, तो रिजल्ट आएगा। देखो, और जो तुम्हारा सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है ना, वो सीक्वेंस पे चलता है, ठीक है? जैसे कि हमने इसे बनाया, हमने अभी डिक्लेयर कर दिया लेकिन उसे असाइन नहीं किया, लेकिन हमने अभी वेरिएबल डाला यहाँ पर और यहीं पे पहले एडिशन ले रहा है, तो ये एरर देकर देयर विल बी चांसेस की एरर दे, जैसे कट करना, इससे हो जाएगा। तो रिजल्ट को लास्ट में देना, क्योंकि हमारे पास वैल्यूज नहीं रहेंगे तो वो रिजल्ट दिखाएगा क्या। तो एक बार रन करते हैं, मैं मैनुअली रन नहीं करता हूँ, मैं मैनुअल रन करता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे मैनुअल रन किया हमने, द रिजल्ट ऑफ सम, द रिजल्ट फॉर द सम ऑफ 333 एंड 23 इज 2656। अब इसी जगह पे मैं क्या करता हूँ, ऐसा रहने देते हैं। अब रन करके देखते हैं अब क्या होता है। एक बार देखो, अपने कोड के साथ जितना एक्सपेरिमेंट करोगे उतना अच्छा रहेगा। अभी भी आ रहा है लेकिन अभी वैल्यू चेंज हो गया, ये देखो यहाँ पे तुम्हारा वैल्यू बदल गया है, बदल गया ना वैल्यू, ये नहीं आ रहा है और ये गलत वैल्यू दे रहा है क्योंकि रिजल्ट उस टाइम पे कोई रिजल्ट में कोई रैंडम वैल्यू आ जा रहा है। तो वही मैं यहाँ पर इसे कट करके यहाँ डाल देता हूँ। तो अब यहाँ पे कंपाइल करते हैं, अब फिर से दोबारा सही दे रहा है और टर्मिनल क्लियर कर देते हैं, माय बैड, इस तरीके से, ठीक है? तो ये होता है कि तुम एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में स्टोर कर सकते हो।
जैसे मैंने सम को ऐड किया, वैसे तुम क्या कर सकते थे कि एक नंबर 3 बना सकते थे, उसमें नंबर 2 को डाल सकते थे, नंबर 2 को नंबर 1 में डाल सकते थे, ऐसा होता है। ये में क्या होता है ना, और एक चीज, तुम सिर्फ यही नहीं कि एक एग्जिस्टिंग वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल से रिप्लेस कर सकते हो, आप ये भी कर सकते हो कि जैसे कि मेरे पास एक माई नम नाम से 15 है, ठीक है, वो है मेरे पास एक माई अनदर नम है जो कि ब्लैंक है, यानी एम्प्टी, अभी कुछ वैल्यू एंटर नहीं हुआ उसके अंदर। तो मैं भी कह सकते हो कि माई नम का 15 को ना असाइन कर सकते हो उसको। और देखो प्रोग्रामिंग में जब भी हम मैथ करते थे तो वो हमारा लेफ्ट टू राइट चलता था, लेकिन असाइनमेंट प्रोग्रामिंग में राइट टू लेफ्ट होगा, यानी यहाँ से तुम्हारा असाइन जिसको करना है, जिसमें वैल्यू है जिस चीज़ में, उसको यहाँ रखना है, जिसमें वैल्यू डालनी है उसे यहाँ रखना होगा, फिर तुम प्रिंट कर सकते हो और ये 15 रिफ्लेक्ट हो जाएगा, परसेंट डी कट के 15% डी आ जाएगा यहाँ पे। अब जैसे कि हमने एक प्रोग्राम देखा था, जैसे कि तुम लोग देख सकते हो यहाँ पर, ये देखो, टू ऐड अ वेरिएबल टू अनदर वेरिएबल यू कैन यूज प्लस ऑपरेटर। प्लस एक ऑपरेटर है जो अभी हमने यूज किया, हमने सम क्या किया ना, हमने नंबर 1 लिया, नंबर 2 लिया, रिजल्ट में से डाल दिया और ये यहाँ पे दिखा दिया, वही चीज हमने किया है। तुम क्या कर सकते हो पता है क्या, कि तुम ऐसा भी लिख सकते हो, टू डिक्लेयर मोर देन वन वेरिएबल ऑफ द सेम टाइप यूज अ कॉमा सेपरेटेड बाय ए लिस्ट। अगर जैसे मैं इंट बना रहा हूँ, लेट से मैं इंट बना रहा हूँ और मैंने इंट लेके इंट ए बनाया, बी सी बना और ऐसे बना दिया। तुम ऐसे भी कर सकते हो, उससे क्या होगा कि तुम्हें जगह कम लगेगी, तुम सबके लिए स्पेसिफिक इंट इंट लिख के नहीं करोगे, तुम्हें इंट लिख दो जो अगर सेम टाइप का हो, तो इंट लिख के ए बी और सी को कॉमन लगा के करोगे तो वो असाइन डिफाइन हो जाएंगे, डिक्लेयर हो जाएंगे। यही चीज मैं तुम्हें यहाँ दिखाना चाह रहा था, ये देखो। अब क्या है कि तुमने इंट एक्स कॉमा वाई जेड बनाया, अब क्या है देखो 50 है, 50 जेड में, वाई में, एक्स में, ऐसे जा रहा है। पहले वो क्या हुआ, जेड 50 हो गया, फिर जेड ने उसे वाई को दे दिया, वाई ने से एक्स को दे दिया, फिर वो प्रिंट कर दे। चलो इसको कोड करके देखते हैं इसका आउटपुट क्या आएगा, हम चेक करते हैं। सो हम क्या करेंगे, हमारे VS कोड में आएंगे और यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे इंट एक्स वाई एंड सी। अब देखो तुम यहाँ पर क्या कर सकते हो, ये ले लिया, एक्स लिया मैंने, वाई लिया, जेड लिया, इक्वल टू 100 कर दिया, ठीक है, और प्रिंट कर दिया मैंने, प्रिंट %d लगेगा। अब बताओ एक बार लगेगा कि 3 बार लगाएंगे, कमेंट में बताओ, एक बार लगेगा कि 3 बार लगेगा। कॉमा लगाएंगे, x प्लस वाई प्लस z एंड कॉमा, कंपाइल करेंगे एक बार से, रन करेंगे, 300 आ गया, यानी कि z का वैल्यू क्या हुआ, z का वैल्यू हो गया 100, y का वैल्यू हो गया 100, x का वैल्यू हो गया 100। वही चीज़ है, हमने एग्जाम्पल में, हमारा जो एग्जाम्पल था 150 लिया था ना हमने, तो हम क्या करेंगे, सब 50 रखेंगे यहाँ पे, इसे आधा कर देते 50 और इसे रन करते हैं, दिस एंड ये 150 आ गया, तीनों में 50 है। तुम इसे सेपरेटली चाहोगे तो कर सकते हो, तो ऐड कर रहे हो तो ये एज इट इज ऐसे हो गया, 150 हो गया तीनों ऐड होके, क्योंकि तीनों के अंदर 50 है, यानी कि तीनों मेमोरी ब्लॉक के अंदर है, ठीक है, मेमोरी ब्लॉक के अंदर तीनों है और तीनों में 50-50 स्टोर किया हुआ है, जो यहाँ पर दिखा रहा है। अब तुमको बताता हूँ वेरिएबल नेम के बारे में, ठीक है, डिटेल में इस बारे में भी एक्सप्लेन करेंगे, वेरिएबल के बारे में डिटेल में बात करेंगे। ओके, तो जैसे कि आप अभी वेरिएबल नेम के बारे में बात करने वाले हैं, तो उसके लिए मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। अ वेरिएबल नेम शुड बी
आइडेंटिफाइड विथ अ यूनिक नेम, यानी वेरिएबल नेम हमेशा यूनिकली आइडेंटिफाइड होना चाहिए। दिस यूनिकली नेम आर कॉल्ड आइडेंटिफायर। क्या बोलते हैं इन्हें? आइडेंटिफायर। यूनिक नेम जो होंगे उन्हें आइडेंटिफायर बोलेंगे। आइडेंटिफायर कैन बी शॉर्ट नेम लाइक एक्स वाई और डिस्क्रिप्टिव नेम एज ए सम टोटल वैल्यू। तो एक चीज़ मैं रिकमेंड करूँगा आपको कि आप जब भी कोड लिखोगे ना, तो आई रिकमेंड टू यूज अ डिस्क्रिप्टिव नेम इन ऑर्डर टू क्रिएट अंडरस्टैंडेबल एंड मेंटेबल कोड। अगर तुम जैसे कि देखो, सबसे अच्छा तरीका इन गुड इंट मिनट्स पर आवर 60 इंट एम। यार एम का मतलब क्या होता है? मैं एम का मतलब तो मेन ले लो, मनी ले लो, या क्या एम से और क्या हो सकता है? हाँ, मशीन ले लेता हूँ, मशीन, मेन, बहुत कुछ है यार। एम वर्ड से बहुत कुछ हो सकता है। तो दैट इज़ अ नॉट अ गुड प्रैक्टिस। अगर तुम प्रोग्रामिंग कर रहे हो तो अच्छा प्रैक्टिस ये है कि उसका एक कुछ मीनिंगफुल नाम हो। जैसे कि मैं कोड लिख रहा हूँ, ठीक है, मैं लिख दिया इंड टाइम। टाइम क्या भाई? टाइम, टाइम, ठीक है, तुम टाइम लिख सकते हो। इंड टाइम टेकन 20 मिनट्स, 20 लिख दिया। इंड टाइम टेकन यानी मैंने 20 मिनट लिए, जो भी काम कर रहा हूँ उसमें 20 मिनट लिए। तो इस तरीके से तुम कर सकते हो। तो ये अच्छा प्रैक्टिस रहेगा। अब जैसे कि मैंने तुम्हें कहा था कुछ रूल्स होते हैं वेरिएबल का नाम बनाने के लिए, तो वो बता रहे हैं। द जनरल रूल ऑफ नेमिंग वेरिएबल आर: फर्स्ट, नेम कैन कंटेन लेटर, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर। पहला पहला रूल क्या है? वेरिएबल नेम तुम्हारा लेटर यानी कि ए टू जेई एंड कैपिटल ए टू सी ले सकते हो। डिजिट यानी 0 to 9 ले सकते हो, और सिंबल्स में सिर्फ अंडरस्कोर ही यूज कर सकते हो। नेम मस्ट बिगेन विथ द लेटर और एन अंडरस्कोर। नेम जो है मस्ट बी बिगेन एक नंबर या अंडरस्कोर से बिगेन कर सकते हो। अल्फाबेट से तो कर ही सकते हो, उसके अलावा नंबर या फिर अंडरस्कोर, उसके अलावा कुछ नहीं, समझे? उसके आगे नेम आर केस सेंसिटिव। माई वेर, इसमें ये स्मॉल है, ये बड़ा है, डब्ल्यू वी आई माई वेर आर डिफरेंट वेरिएबल। मैंने पहले भी आपको बोला था ना, स्मॉल ए और ये बड़ा ए दोनों में अंतर है, ये मैंने आपको बोला था। नेम कैन नॉट कंटेन वाइट स्पेसेस और स्पेशल कैरेक्टर लाइक एक्सक्लेमेशन, हाइफ, स्टार, परसेंट एक्सेट्रा। जैसे कि माई कार, नॉट पॉसिबल, नहीं लेगा। ऐसे लिख सकते हो माई कार, गुड, माई कार हटाकर गुड, माई कार 1 लिख सकते हो। ये अलाउड नहीं है। या तो ऐसा भाई, तुम अगर माई कार तुमने लिखा, ऐसे लिखा, और अगली बार तुम ऐसे यूज कर रहे हो, नॉट अलाउड, नहीं चलेगा, समझे? इसलिए एक काम करना ना, ये एक और होमवर्क होगा कि तुम ट्राई करो, अलग अलग चीज़ ट्राई करने का, और देखो क्या एरर आ रहा है, और जो एरर आएगा मुझे कमेंट में बताना। अब हम बात करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। इतने टाइप से हमने बोला था आपको कि टाइप, ठीक है, तो अब हम बात करेंगे सी में डेटा टाइप्स क्या होते हैं। डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। एज एक्सप्लेन इन अ वेरिएबल इन सी मस्ट स्पेसिफाई डेटा टाइप and you must use the format specifier inside the printf function to display it. To create a variable you can use int mynum5, यानी int जो है क्या हो गया यहाँ पर? डेटा टाइप हो गया int, यानी जिस भी टाइप का डेटा हम अपने वेरिएबल में स्टोर करेंगे वो int यानी इंटीजर होगा, फ्लोट यानी फ्लोटिंग होगा,
चार यानी कैरेक्टर होगा। उसी तरीके से तुम इसे प्रिंट कर सकते हो। अब देखो ये चार्ट मैंने दिया था, तो ये बहुत सारे होते हैं, ठीक है मेल, लेकिन तुम्हारे लिए ना अभी के लिए फिलहाल के लिए ये जरूरी है, ये होना जरूरी, ये मेन है। बेसिक डेटा टाइप्स के बारे में हम लोग बात करते हैं। Data type specified the size and type of information the variable will store. In this tutorial, we'll focus the most basic पर। सबसे पहला होता है int। int क्या है? इंटीजर डेटा टाइप है। साइज कितना होता है? 2 बाइट से 2 या फिर 4 बाइट। स्टोर होल नंबर विदाउट डेसिमल, बिना डेसिमल के। फिर होता है फ्लोट। क्या स्टोर करता है? 4 बाइट ऑफ स्पेस लेता है। स्टोर फ्रैक्शनल नंबर कंटेन 1 और मोर डेसिमल, सफिशिएंट फॉर स्टोरिंग 6 to 7 डेसिमल डिजिट्स, यानी पॉइंट के बाद 7 डिजिट तक जा सकते हैं। डबल फ्लोट का क्या बोलेंगे? जैसे कि अगर तुम 2 फ्लोट जोड़ोगे तो एक डबल बनेगा, या कहो तो फ्लोट का ही एक बड़ा वर्जन होता है डबल। ठीक है, डबल क्या करता है? 8 बाइट्स को स्टोर करता है। ठीक है, इसका साइज 8 बाइट तक जाता है। ये स्टोर करता है फ्रैक्शनल नंबर कंटेन 1 और मोर डेसिमल प्लेसेस, सफिशिएंट फॉर स्टोरिंग 15 डेसिमल, यानी कि साथ लेता है, ये 15 तक ले सकता है। फिर आता है कैर। कैर का काम होता है वो सिर्फ 1 बाइट ऑफ डेटा स्टोर करेगा। स्टोर अ सिंगल कैरेक्टर, लेटर, नंबर और स्काई वैल्यू, यानी स्काई का एक फुल फॉर्म होता है। आप एक बार प्लीज इसके बारे में गूगल कर लीजिएगा, स्काई वैल्यू आपको डिटेल में पता चल जाएगा। आगे के वीडियो आने वाले में ना स्काई वैल्यू को मैं एक्सप्लेन कर दूंगा आपको डिटेल में। उसके बाद जैसे फॉर्मेट स्पेसिफायर के बारे में हमने बात किया था ना, अब हम बात करेंगे डिफरेंट फॉर्मेट स्पेसिफायर फॉर ईच टाइप। अब देखो इन को डिफाइन करने के लिए तुम या तो %d लगाते हो या तो %i लगा सकते हो इंटीजर के लिए। वही %f फॉर फ्लोट, एंड अगर तुमको डबल को लगाना है ना तो lf लगता है, यानी कि लॉन्ग फ्लोट %lf। कैरेक्टर के लिए %c कैर के लिए। और अगर तुम स्ट्रिंग यानी कि टेक्स्ट को कर रहे हो तो %s यूज होता है स्ट्रिंग के लिए। अभी स्ट्रिंग के बारे में तुमको इतना डिटेल में जानने की जरूरत नहीं, स्ट्रिंग के बारे में आगे पढ़ेंगे। अब हम बात कर रहे हैं सेट डेसिमल प्रेसिडेंस। यू मे प्रोबेबली already noticed that if we print a floating number, the output will show many decimal after the decimal point. Float minus 3.5 डबल माइंड, ठीक है, %f लगा के तुमने lf किया और आउटपुट में कुछ इस प्रकार है। जैसे हम लोग का आ रहा था वो राउंड ऑफ कर दे रहा था हमारे आउटपुट को ना, वही सेम है कि तुम एक डेसिमल लगाने के बाद में वो कुछ डेसिमल प्लेसेस अपने तरफ से ऐड कर देता है। अगर हम उस जगह पे 3.5 लेंगे तो वो जीरोस को ऐड कर देगा उस जगह पे। ठीक है, वही चीज़ है, वही चीज़ मैं आपको यहाँ पे, वही सेम चीज़ मैं आपको यहाँ दिखाना चाहता हूँ। नोट्स को आप एक बार रेफर कर सकते हो नोट्स को। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आज के लिए आई होप कि ये वीडियो ज़्यादा लेंदी नहीं हो गया होगा, आपको बोर ना लग रहा हो। तो आज का वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलेंगे आप लोगों से अगले वीडियो में और कुछ इंटरेस्टिंग के साथ। ठीक है, और बहुत सारे नए नए टॉपिक्स आने वाले हैं, तो होप कर रहा हूँ कि आपको एक्सप्लेन कर पाया हूँ। और अगर कुछ भी सजेशन देना है, कोई डाउट हुआ ना इस वीडियो में, तो कमेंट में ज़रूर पूछना। मैं सबका कमेंट पढ़ता हूँ, मैं कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगा और आपको वहीं पर हेल्प कर दूंगा कमेंट पे। अगर वो कमेंट पे नहीं हेल्प कर पाऊंगा ना, तो आप मुझसे डायरेक्टली डीएम कर सकते हो, मेरे इंस्टाग्राम पे डीएम कर दो। मैं सबका डीएम पढ़ता हूँ। ठीक है, आप डीएम कर दो, मैं आपको वहाँ पे डाउट सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, आई होप कि वीडियो अच्छा लगा, तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।